दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल एक्सरसाइज का आगाज इंडिया में होने जा रहा है। 19 अप्रैल से 7 फेजेस में इंडिया के इलेक्शन होंगे। इन इलेक्शंस में 96 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 96 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का मतलब कि दुनिया में चाइना के अलावा इतनी बड़ी आबादी का मुल्क भी नहीं है जितनी बड़ी तादाद में वोटर्स यहां वोट डालेंगे। 543 सीट्स में से क्या हो सकता है इम्कानात इस दफा? क्या मोदी तीसरी मर्तबा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोदी तीसरी दफा तसलसल से प्राइम मिनिस्टर बनकर? देखने समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। इंडिया में अब तक आज़ादी के बाद 17 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं। अब ये 18वां जनरल इलेक्शन होने जा रहा है 19 अप्रैल को। इस पर जो सबसे अहम पूरी दुनिया की जिस बात पर नजर लगी हुई है वो ये कि क्या नरेंद्र मोदी जो 2014 का इलेक्शन जीतकर और फिर 2019 में दोबारा इलेक्शन जीतकर 10 साल से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या तीसरी मर्तबा भी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? इस हवाले से इंडिया की जो इलेक्शन डायनामिक्स है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। उनके अंदर हर स्टेट की डायनामिक्स अलग है। किसी स्टेट के अंदर डायनामिक्स जो है वो खालिस्तान जात पात के गिर्द घूमती है, किसी स्टेट में क्लास के गिर्द घूमती है, किसी स्टेट में रिलीजन के गिर्द घूमती है, किसी स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के गिर्द घूमती है, किसी स्टेट में किसानों के मुतालबात के गिर्द घूमती है। स्टेट्स हैं, यानी 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज वो कि जिनको दिल्ली यानी कैपिटल से डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है। 28 स्टेट्स हैं और जिस तरह बताया मैंने आपको 96 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं और 2360 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं इंडिया के इलेक्शन कमीशन में, इंडियन इलेक्शन कमीशन में। 2019 के मुताबिक अब इनकी तादाद में इजाफा भी हो सकता है। जबकि जो नेशनल पार्टीज हैं वो 7 हैं। जो बड़ी पार्टीज, नेशनल पार्टीज माना जाता है कि जिनकी कुछ स्टेट्स के अंदर, जो सिर्फ एक स्टेट्स में ना हो बल्कि कई स्टेट्स में उनकी उनकी सीट्स हो, उनके मेंबरान हो, एमपीज हो, मेंबर पार्लियामेंट हो। तो ये 7 नेशनल बड़ी पार्टीज हैं इंडिया की, जिनमें बड़ी पार्टीज कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है और फिर उसके बाद फिर 52 स्टेट पार्टीज हैं। ऐसी पार्टीज के जिनका असर और रसूख ज्यादातर स्टेट पर है, जैसे अकाली दल पंजाब स्टेट पार्टी है, जैसे बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल है, जैसे यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, तमिलनाडु के अंदर डीएमके, आईएमडीएमके, द्राविडियन पार्टीज हैं। यानी जो स्टेट ज्यादा जिनका असर और रसूख स्टेट पर है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो 2019 में अगर हम अब तकाबल करें, जायजा लें कि इस दफा क्या सूरत हाल बन सकती है, तो बीजेपी ने 2019 के इलेक्शंस में अपने दम पर 543 में से 303 सीटें जीती थी। और इसमें दिलचस्प बात यह है, इन 303 सीटों में से 224 सीटें नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स की थी। नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इन स्टेट से जो है वो जीती थी। जैसे अब अगर यूपी की बात करें जो इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है और जहां लोकसभा की 543 में से 80 सीटें हैं, यानी सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है। यहां पर बीजेपी ने 2019 में 62 सीटें जीती थी। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो बीजेपी ने यहां पर 28 में से 27 सीटें जीती थी। बिहार की हम बात करें तो बीजेपी ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। तब उसका अलायंस था नीतीश कुमार की पार्टी के साथ, समता पार्टी के साथ, अब भी जनता दल के साथ। अब ये दोबारा अलायंस में आ चुके हैं तो ये देखना पड़ेगा बिहार में। इसी तरह हरियाणा की 10 में से 10 सीटें, हिमाचल की 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। महाराष्ट्र जो है एक और बड़ी स्टेट इंडिया की, इसकी 48 में से 41 सीटें बीजेपी और उनके साथियों ने जीती थी। लेकिन तब
जो शिवसेना थी, बाल ठाकरे वाली शिवसेना, वो बीजेपी के साथ अलायंस में थी, इत्तेहाद में थी, इसको यह फायदा हुआ था बीजेपी को। अब जो बाल ठाकरे की शिवसेना है वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक को उद्धव ठाकरे चलाते हैं जिसका कांग्रेस के साथ अलायंस है। तो अब देखना होगा कि इन 48 सीटों में बीजेपी क्या कर पाती है। उसके बाद साउथ इंडिया की बात की जाए तो यहां बीजेपी की परफॉर्मेंस वीक है, कमजोर रही है। जैसे 2019 के इलेक्शंस में ही जो साउथ इंडिया है, जैसे तमिलनाडु, केरला, इन स्टेट्स में, ऐसी स्टेट्स में 131 सीट्स में से बीजेपी सिर्फ 30 सीट्स ले पाई थी, और उसमें भी जो 26 स्टेट्स थी वो कर्नाटक की थी और 4 तेलंगाना की थी, जो साउथ इंडिया की स्टेट्स है। अब ये कर्नाटक में अभी जो वहां स्टेट इलेक्शन हुए हैं वहां कांग्रेस जीत गई है, और कर्नाटक और तेलंगाना दोनों में कांग्रेस की सूबाई हुकूमतें, रियासती हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस कर्नाटक और तेलंगाना में भी इस मर्तबा वीक रहेगी। साउथ इंडिया की स्टेट्स विन करना मोदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज तो जरूरी बात है 272 का फिगर टच करना है, जबकि जो मैजिक फिगर कहलाता है 543 का हाफ, जबकि मोदी और बीजेपी का दावा है कि वो इस दफा 400 सीटों का जो फिगर है वो क्रॉस करेंगे। लेकिन ये सरासर सियासी दावा है, इसको वहां का अर्थमेटिक, इसको वहां के जो इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं न्यूट्रल, वो मानने को तैयार नहीं है कि मुमकिन नहीं है। खास तौर पर ऐसे में जब साउथ इंडिया जो है 131 सीटों के साथ खड़ा है, और फिर पूरे नॉर्थ में भी जरी बात है बीजेपी की अब वो वाली सूरत हाल नहीं है जो 2019 में थी। 2019 के इलेक्शन में जो पुलवामा अटैक्स थे और उसके बाद इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, उसका मोदी को इलेक्शन में भरपूर फायदा हुआ था, और मोदी खास तौर पर ये हिंदी बेल्ट में भरपूर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए थे। अब ऐसा नहीं है, अब एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैंडल भी है मोदी के सामने, और प्लस ये कि नॉर्थ पंजाब में भी नॉर्थ के इलाकों में, जैसे पंजाब की स्टेट है, हरियाणा की स्टेट है, हिमाचल की स्टेट है, यहां पर भी बीजेपी की लहर इतना मजबूत नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज जो मोदी को दरपेश आएगा, जिस तरह मैंने कहा कि मोदी तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले नेहरू ये रिकॉर्ड बना चुके हैं 73 से तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने का। मोदी का असल चैलेंज, दो बड़े चैलेंजेस होंगे। एक तो ये कि क्या वो पिछले जो 303 सीटें थी, क्या उससे बेहतर आगे की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, इनकी सीटें कम होंगी। दूसरा बड़ा चैलेंज जो बीजेपी के लिए है वो जो साउथ इंडिया की 5 स्टेट्स हैं, इनमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना, क्योंकि साउथ इंडिया की स्टेट्स तरक्की के एतबार से, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के एतबार से, रोजगार के हिसाब से, लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से नॉर्थ इंडिया से बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है। जो खास तौर पर तमिलनाडु है, कर्नाटक है, कर्नाटक का कैपिटल बेंगलोर है, केरला है, ये इलाके बहुत आगे हैं नॉर्थ इंडिया से। जैसे आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, कर्नाटक में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली की, वो कर्नाटक में अगर 1 रुपया लगाती है तो इसके बदले में कर्नाटक की स्टेट 2.12 रुपीज का वापस दिल्ली को रिटर्न करती है टैक्स की सूरत में। इसके बदले जो यूपी है उसकी गुर्बत का अलग ये है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया वहां लगाती है तो यूपी की स्टेट सिर्फ 56 यानी 55-56 पैसे ही वापस कर सकती है। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है साउथ इंडिया में अपने आप को पॉलिटिकल तौर पर स्टैब्लिश करने का। तो क्या बनेगी ये सूरत हाल, इंटरेस्टिंग रहेगी ये सूरत हाल, जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। हमारी नजर बनी रहेगी इंडिया की इस इंतखाबी सूरत हाल पर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।